हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑसिलेटर्स की कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल होता है हमारे फीडबैक ऑसिलेटर्स का, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रैक्सन क्राइटेरिया, ब्रैक्सन कंडीशन जिसको बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं। ऑसिलेटर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं विच प्रोड्यूसेस अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करते हैं किसी भी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का। अब इलेक्ट्रॉनिक क्या, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएं। अब अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, जैसे ये तीन तरह के ऑसिलेशन है। एक का तो भी मतलब कोई भी एम्पलीट्यूड था वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, एक ऐसे जिनका टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर एक होते हैं अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, जिनका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ भी वेरी नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है। ये ख़त्म नहीं हो रहा है, जैसे ये हमारा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होते होते ख़त्म हो जाता है लास्ट में। एंड अनडैम्प्ड, जिनका एज इट इज़ रहता है ऑफ डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज आप अपने अकॉर्डिंग ऑसिलेटर प्रोड्यूस करा देता है। ऑसिलेटर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि अनडैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन किसी भी डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस करते हैं। अब अलग अलग ऑसिलेटर्स जो हैं वो अलग अलग कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। अब एक्टिव कौन से होते हैं, जिनकी वजह से हमें गेन मिलता है। एक्टिव डिवाइसेस वो जो हमें गेन देते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर। अब ये गेन में भी वोल्टेज गेन हो सकता है, करंट गेन, पावर गेन, कोई भी गेन, यानी कि आप इनपुट कम दे रहे हो, आपको लास्ट में आउटपुट में क्या मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, उसको हम एज अ गेन काउंट करते हैं। फिर पैसिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट जिनकी वजह से आपको रेस्ट्रिक्शन मिलती है लेकिन कोई गेन नहीं मिलता, जैसे कि हमारे रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ये क्या करते हैं, हमारे किसी भी आने वाले सिग्नल को थोड़ा अपोज करने का काम करते हैं, लेकिन कोई गेन नहीं मिलता हमें इनसे। तो ऑसिलेटर क्या करता है, इनएक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट को यूज़ करके हमारी साइनोसॉइडल एंड नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करता है। साइनोसॉइडल क्या, जो साइन या कोस की फॉर्म में हो, जैसे ये होगी हमारी साइन वेव, एंड ये मान लेते हैं रेक्टेंगल शेप में, तो ये हमारी क्या होगी, नॉन साइनोसॉइडल वेव। तो जो ऑसिलेटर्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं डीसी पावर, जो भी ये डीसी सप्लाई से लेते हैं, उनको एसी पावर में, विदाउट एनी नीड ऑफ इनपुट सिग्नल। अब बिना इनपुट के आउटपुट कैसे जनरेट होगी, मतलब ये तो नॉन फिजिबल सा काम है। ऑसिलेटर्स बेसिकली बने ही इसलिए होते हैं क्या, कि जो आपकी एसी पावर तो दे रहे हैं लेकिन विदाउट किसी इनपुट सिग्नल के दे रहे हैं हम। अब कैसे, जैसे हम वर्किंग समझेंगे हमें इजीली समझ आ जाएगा कि विदाउट इनपुट हम क्यों बोल रहे हैं। बात कर लेते हैं टाइप्स की, कि भाई टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑसिलेटर के। तो सबसे पहले साइनोसॉइडल या हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। अब नाम से पता चला साइनोसॉइडल, इसका मतलब क्या, ये हमारी साइन वेव को प्रोड्यूस करेगा। तो जो ऑसिलेशंस होंगे हमारे इलेक्ट्रिकल, वो क्या होंगे, साइनोसॉइडल या साइन वेव फॉर्म में। अब जो ऑसिलेटर हमारे साइनोसॉइडल वेव बनाते हैं वो एलसी फीडबैक ऑसिलेटर, एल क्या, इंडक्टर, एंड सी कैपेसिटर। आरसी फीडबैक ऑसिलेटर, यानी कि आप रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर से कंबाइन करके भी बना सकते हो ऑसिलेटर, उनसे भी हमें साइन वेव मिलेगी। एंड ये दोनों क्या है, फीडबैक ऑसिलेटर, यानी कि आप फीडबैक दोगे इनको तब ये आपकी प्रॉपरली साइन वेव को जनरेट करके देंगे। फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये सभी टाइप्स हैं जो हमारी साइनोसॉइडल वेव को जनरेट करते हैं। अब जो एलसी फीडबैक ऑसिलेटर है, इसके बेसिकली जिनको नाम से जाना जाता है, ट्यून पेयर्स ऑसिलेटर, हार्टले एंड कोलपिट ऑसिलेटर। आरसी फीडबैक ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट एंड वेन ब्रिज। एंड नेगेटिव के केस में कंपोनेंट यूज करते हैं, जैसे कि टनल डायोड। एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर इज अवर पेयर ऑसिलेटर। हमें सिलेबस में पर्टिकुलरली कोलपिट, फेज शिफ्ट एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर, इनको स्टडी करना है। फिर साइनोसॉइडल के बाद नॉन साइनोसॉइडल, या जिनको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी बोलते हैं, तो ऑब्वियसली नॉन साइनोसॉइडल है, तो ये या तो स्क्वेयर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर या साटूथ वेव को जनरेट करके देंगे, साइन वेव या कोस वेव को नहीं। जो हमारे मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं, जो कि मोनो, बाइस्टेबल, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तीनों टाइप्स इसके, या यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर डायोड, साटूथ वेव जनरेटर वगैरह, ये सारे नॉन साइनोसॉइडल के टाइप्स हैं।
फिर आता हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज। तो जैसे जो भी हमारी अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज होती है उनके अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। सो जो ऑसिलेटर ऑडियो फ्रिक्वेंसी में काम करेंगे उनको बोलते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी में काम करेंगे उनको बोलेंगे RF यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। जो उससे भी हाई फ्रिक्वेंसी में काम करेंगे वो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, देन अल्ट्रा हाई एंड देन माइक्रोवेव ऑसिलेटर। सो ये फ्रिक्वेंसी की बेसिस पे हम अलग अलग ऑसिलेटर्स बनाते हैं। यहाँ पे जो टाइप स्टडी की है वो है साइनसॉइडल, नॉन साइनसॉइडल एंड फ्रिक्वेंसी बेसिस पे। कई बुक्स में ये क्लासिफिकेशन और अलग है। डिफर क्या है, उन्होंने 3 टाइप्स बना दिए हैं। क्या, एक तो हमारा यही साइन या नॉन साइनसॉइडल वाली, सेकंड फ्रिक्वेंसी बेसिस पे, एंड थर्ड वो काउंट करा रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक ऑसिलेटर। कि आप ऑसिलेटर बना रहे हो, एक में तो आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो, एक में नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो, या फिर कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस से भी काउंट करा देते हैं। सो बेसिकली टाइप्स यही होते हैं, सिर्फ इनको अलग अलग बेसिस पे वो क्लासीफाई कर देते हैं। अब जैसे नेगेटिव रेजिस्टेंस का हम यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, लेकिन वो इसको एक अलग टाइप से काउंट करते हैं। सो वहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक ऑसिलेटर कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा, या फिर जिसको ब्रैक्यूसेन क्राइटेरिया भी बोलते हैं। अब फीडबैक ऑसिलेटर, इसका मतलब आप फीडबैक सप्लाई करो। तो फीडबैक क्या है एक्चुअली? बेसिकली एन एम्पलीफायर प्रोवाइडेड विद पॉजिटिव फीडबैक्स। जो हमारा फीडबैक ऑसिलेटर है उसमें आप पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हो, एंड जो हमारा पार्ट है आउटपुट का, वही इनपुट की इनपुट सप्लाई होती है। मतलब क्या कि फीडबैक से आपको जो आउटपुट मिलेगी आप क्या करोगे, उसी को इनपुट में सप्लाई कर दोगे। तो आपको कोई एक्स्ट्रा इनपुट सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जनरली काम कैसे होता है, स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि इस तरीके का ये हमारा एम्पलीफायर है, ये हमारा फीडबैक नेटवर्क है। तो हमने क्या कर रखा है, 1, 2 एंड 3, ये तीनों टर्मिनल्स हैं हमारे। सेकंड एंड थर्ड टर्मिनल जो है इसमें हम वोल्टेज दे रहे हैं स्टार्टिंग में। सो वो वोल्टेज क्या कर रही है, हमारे एम्पलीफायर के अंदर जा रही है। एम्पलीफायर क्या करेगा, गेन प्रोवाइड करेगा। तो मान लेते हैं वो VI से AVI वोल्टेज हमें गेन मिल गया, ठीक है। अब ये गेन आउटपुट वोल्टेज में जाएगा, तो V0 मान लेते हैं हमारी क्या आ गई, आउटपुट। अब क्योंकि हम फीडबैक दे रहे हैं तो ये जो आउटपुट है ये हमारी फीडबैक नेटवर्क में आएगी। अब हमारी आउटपुट वोल्टेज कितनी आई थी, AVI। अब फीडबैक फैक्टर बीटा को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी फीडबैक से जो सप्लाई जा रही है वो कितनी है, A बीटा VI। सो जब ये सप्लाई जाएगी तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इनपुट सप्लाई थी VI, इसको रिमूव कर देंगे और हमारी सिर्फ जो फीडबैक सप्लाई थी वो जाएगी। सो फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल को फिर कंबाइन कर देंगे। तो फिर यहाँ से क्या चला जाएगा, सर्किट हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि यहाँ से सप्लाई जा रही है जो कि हमारी इनपुट है, एंड यहाँ से आपको आउटपुट मिल रही है। फिर आउटपुट का पार्ट फिर फीडबैक में, एंड फिर फीडबैक से इनपुट। सो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनपुट सप्लाई नहीं करते, स्टार्टिंग में एक बार करते हैं लेकिन उसके बाद नहीं करते। फिर जो हमारा मेन है, ये सप्लाई जो जा रही है A बीटा VI, इसमें जो फैक्टर डोमिनेट करते हैं A बीटा। अगर A बीटा की वैल्यू हमारी 1 से कम है, यानी कि जो सप्लाई यहाँ से जा रही है वो आपकी इनपुट सप्लाई जो कि आपने स्टार्टिंग में अप्लाई की थी उससे कम है, तो क्या होगा, ऑसिलेशन हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा, जिसका एम्पलीट्यूड फिर डिक्रीज होते होते लास्ट में वैनिश हो जाएगा। सो अगर हमारी ये सप्लाई इनपुट से कम हुई तो, लेकिन ये इनपुट से ज़्यादा भी हो सकते थे। इनपुट से अगर ये ज़्यादा हुई तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो लगातार इंक्रीज़ कर जाएगा। अब 1 से कम होगी, 1 से ज़्यादा होगी, 1 के इक्वल हुई तो इसका मतलब जो आप फीडबैक से सप्लाई कर रहे हो इनपुट और वो जो आपने स्टार्टिंग में अप्लाई की थी, दोनों इनपुट क्या है, सेम। सो आपके आउटपुट वोल्टेज के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, और जिसके लिए बेसिकली ऑसिलेटर्स बने होते हैं। सो जो हमें चाहिए कंडीशन वो है हमारी ये थर्ड वन, A बीटा इज इक्वल्स टू 1। और इसी चीज़ पे बना है हमारा ब्रैक्यूसेन क्राइटेरिया, ब्रैक्यूसेन कंडीशन सस्टेन्ड ऑसिलेशन की। सस्टेन्ड ऑसिलेशन का मतलब जो ऑसिलेशन हमारा सस्टेन रखा है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि हमारा अनडैम्प्ड है। तो गेन जो है हमारे फीडबैक
एम्पलीफायर का वो क्या है, ए एफ इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, जहाँ पे ए क्या है हमारा ओपन वोल्टेज गेन, जो हमारी ओपन लूप थी जिस टाइम पे हमने फीडबैक सप्लाई नहीं किया था उस टाइम पे वोल्टेज का गेन, एंड ए एफ क्या है क्लोज्ड लूप, यानी कि जब आपने फीडबैक सप्लाई कर दिया तब। सो ब्रैकेट कंडीशन क्या है कि ए बीटा आपका क्या होगा 1। अब ए बीटा 1 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ए अपॉन 0 क्या हो जाएगा ए एफ इनफाइनाइट। तो इसका मतलब आपको एम्पलीफायर से इनफाइनाइट आपको आउटपुट मिल चुकी है, इनफाइनाइट गेन आपको मिल चुका है। सो इस टाइम पे इस कंडीशन पे हमारा एम्पलीफायर जो हो जाता है उसको हम बोल देते हैं ऑसिलेटर। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी उसको हम ऑसिलेटर नहीं बोल सकते। सो इसीलिए कहा जाता है कि ऑसिलेटर क्या है, जो इनपुट को नहीं लेते, क्योंकि जो इनपुट ले रहा था वो हमारा एम्पलीफायर था, लेकिन लास्ट में जब ये कंडीशन सस्टेन होगी तो उस टाइम पे आपकी कोई इनपुट नहीं जा रही, तो इसलिए इस सर्किट को बोलते हैं ऑसिलेटर। और जो हमारी ये कंडीशन है ए बीटा इज इक्वल्स टू 1, इसको बोलते हैं ब्रैकेसियन क्राइटेरिया ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन। अब जो हमारे ए एंड बीटा है ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ हैं, सो इनको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ ए बीटा एंड इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। अब इनको सस्टेन कराने के लिए हमें ध्यान क्या रखना पड़ता है कि ए बीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हुआ, वो आपका 1, एंड जो थीटा एंगल है हमारा ई आयोटा थीटा ये हमारा 2n पाई के इक्विवेलेंट हो। सो अगर हमारा मैग्नीट्यूड 1 है एंड थीटा हमारा 2n पाई के कॉरस्पॉन्डिंग है तो हमारा ए बीटा टोटली ब्रैकेसियन क्राइटेरिया को या ब्रैकेसियन कंडीशन को ओबे कराएगा। सो मतलब जनरली में हम बोल देते हैं कि ए बीटा की वैल्यू 1 है, एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर डिटेल में बात की जाए तो उस टाइम पे इनका मैग्नीट्यूड आपको 1 कराना पड़ता है, एंड थीटा आपको 2n पाई, यानी कि जो फेज़ है वो फेज शिफ्ट आपका 2n पाई के कोरस्पॉन्डिंग हो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। सो ये था हमारा ऑसिलेटर्स एंड उसकी ब्रैकेसियन क्राइटेरिया।